इट हैज़ लिटरली हेल्प मी। मैं कभी भी क्वेश्चंस पे अटकी नहीं। बहुत बार ऐसे मन में है कि आई थिंक आई शुड गिव दिस अनदर ट्राई, दोबारा करूँ, बट आई नेवर डिड दैट। इस लाइन ने बहुत हेल्प किया। मैं आई यूज्ड टू क्लोज माय आईज एंड से आता है करो, नहीं आता है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। Hello guys, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm your host and educator परनीत कौर और आज हमारे साथ हैं शिखा सिंह, जिन्होंने SBI PO, IBPS PO और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया है और उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, उनके अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सारी ऐसी सीख जो आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करेगी। तो लेट्स वेलकम शिखा सिंह। हाय शिखा, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो कैसी आपने अभी SBI PO क्वालिफाई किया, IBPS PO क्वालिफाई किया, तो कैसे चल रहे, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है ये, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट अभी सिंक इन करने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम क्लियर हो गया है। ओके। एंड इट्स नाइस, जैसे जैसे दिन जाता है ऐसा और रियलाइज होता है, सो इट्स वेरी नाइस। ग्रेट। आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, फैमिली सभी बहुत खुश होंगे। तो शिखा, आपने अभी इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, तो आप हमेशा से बैंकिंग में जाना चाहती थी या फिर आपकी कुछ और ड्रीम्स या एस्पिरेशन थे? बैंकिंग आई थिंक लास्ट था जो मैंने सोचा Okay. to go for। मैं M.Tech करना चाहती थी। आई अपीयर्ड फॉर गेट एंड थैंकफुली वो क्वालिफाई भी हो गया। जितना पढ़ा था उतना क्वालिफाई हो गया। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गोइंग टू गो फॉर M.Tech। अच्छा। एंड बट कोविड आ गया, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो गए एंड सो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। एंड आई थॉट चलो इस ईयर नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगी। Okay, गेट में आपको एडमिशन हो गया था बट आपने उसको ज्वाइन नहीं किया। Yes, ma'am. ओके। एंड देन मीन्स आई हैड अ सेट ऑफ प्लान। फर्स्ट गेट अगर वो नहीं होता है तो आई विल अपीयर फॉर एनी प्राइवेट जॉब एंड देन आई प्रिपेयर फॉर SSC। ओके। बट कोविड की वजह से ऑल ऑफ देम फेल्ड एंड फेल्ड ड्रास्टिकली। काफ़ी मुझे ऐसे लगा इतने बैकअप्स रखने के बाद भी व्हेन यू कांट रीच समवेयर तो कैसे। सो एट द एंड आते आते जब मैं M.Tech भी नहीं हुआ एंड SSC का फॉर्म नहीं आया, प्राइवेट जॉब मतलब नहीं जा सकते थे ड्यू टू कोविड, देन आई थॉट कि SBI PO का नोटिफिकेशन आया उस टाइम। ओके। एंड आई डिसाइडेड कि अब मैं इसे फिल करूँगी एंड दैट इज़ हाउ बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्टेड। ओके, सो ये आपका लास्ट ऑप्शन वर्क कर गया एंड फाइनली यू आर हैप्पी। बट जैसे आपने कहा कि गेट आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिकॉज ऑफ सम फैमिली नॉन, तो उसमें भी काफ़ी आपको गट्स लगे होंगे, हिम्मत लगी उसको छोड़ने में, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया था एंड देन यू लेफ्ट इट। सो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आए? मैम आई थिंक एट दैट मोमेंट जैसे आपकी सिचुएशन जितनी खराब होती जाती है, यू कैन से जितने आप प्रॉब्लम से चैलेंजेस फेस करते हैं आप उतने स्ट्रांग होते जाते हैं। राइट। सो इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी। या एग्जैक्टली। रोई भी थी कि बिकॉज आई हैड प्लान फॉर इट सिंस आई वाज इन थर्ड ईयर। बिकॉज हम हर इंसान का फर्स्ट ऑप्शन के साथ एक अलग ही लगाव होता है, वो आप हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट सिंस थर्ड ईयर। सेल्फ प्रिपरेशन करी थी तो मैं अटैच भी थी कि हाँ यही करना है, कैरी माई फील्ड फॉरवर्ड एंड सो राइट। बट देन सिचुएशंस, मतलब एवरीथिंग इज नॉट फिक्स्ड। आपको चेंज इज द रूल है ना, आप अडेप्ट करते जाओ। सो दैट इज व्हाट आई थॉट एट दैट मोमेंट। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इफ इट इज देयर सो आई विल, मतलब कभी ना कभी हो ही जाएगा। देयर इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, द रोड नॉट टेकन। सो मैं उसको बार बार पढ़ती थी एंड आई रियलाइज्ड कि मैं वापस आई वोंट कम बैक टू डू M.Tech अगेन, बट उसने काफ़ी स्ट्रेंथ दी है मुझे, दैट पोएम। ओके, ग्रेट, नाइस। हाँ, कभी कभार हमारी डेस्टिनी जो होती है हमें अपनी सही मंजिल तक ले जाती है, तो इवेंचुअली आपके साथ ऐसा हुआ एंड यू आर हैप्पी। आई थिंक आपके फेस से दिख रहा है कि आप खुश हैं जो भी आप हैं। आज आप IBPS PO हैं, SBI PO आपने क्वालिफाई किया, जो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट चाहते हैं कि आपके पोजीशन में आने के लिए दे आर वेटिंग एंड दे आर लाइक स्ट्रगलिंग, है ना। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो जैसे आपने कहा कि आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, देन आपका क्वालिफाई हो गया एंड देन यू वेंट फॉर SSC। आपने सोचा SSC कर लेते हैं। तो आप फिर
एसएससी के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और डायरेक्टली यू स्टार्टेड फॉर मतलब कि बैंकिंग थोड़ा बहुत कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की इवेंचुअली? एसएससी के फॉर्म्स आई वाज वेटिंग फॉर इट, तब तक हमारे कोविड की वजह से एग्जाम्स भी डिले हो गए थे. दे एंडेड इन आई थिंक अक्टूबर और दिसंबर में रिजल्ट है. सो I was eligible to appear for exams for educational qualification होता है by December. Okay. So SSC आया नहीं था तो I sat for SBI PO for the first time and I think एकदम end में मैंने फॉर्म भरा था and एक महीने बाद there was this exam. So वो नहीं हुआ. I did not qualified by 3 marks. Okay. I think 3 or 4 marks. So उसके बाद एसएससी का फॉर्म आ गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी. फिर मैं वापस से एसएससी का प्रिपेयर करने लग गई थी. ओके. सो मतलब बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक मैंने कुछ मंथ यानी आई थिंक 3 or 4 months मैंने एसएससी के लिए प्रिपेयर किया है. अच्छा. मींस आप थोड़ा सा शिफ्टिंग वाली वो फेस आपका काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा क्योंकि आपने अभी गेट ही छोड़ा था, देन फिर आपने बैंक किया, फिर आपको लगा नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ, फिर आप उसमें आए, फिर तो इतने ये जो जितना भी पीरियड होता है जैसे स्टूडेंट की लाइफ में आता है, जैसे आपने कहा कि आप गेट क्वालिफाई किया तो ऑफकोर्स आप काफ़ी आपने सक्सेस ही फेस की होगी लाइफ में. तो जब फेलियर वाला फेज आता है लाइफ में तो इंसान टूटने लगता है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. तो फिर उसको आपने कैसे बिल्ड किया, मतलब कैसे आपको ये एक स्ट्रेंथ आई कि मुझे करना है? मैम ये जो ये स्ट्रगल वाला टाइम होता है इट इज़ लाइक कि यू हैव टू गो थ्रू इट, है ना. जाना ही जाना है, सब कुछ बेड ऑफ रोजेस टाइप नहीं होता है, है ना. सो व्हेन दैट टाइम केम आई फेल्ट वेरी लो, बहुत ज़्यादा. बट देयर इज़ वन थिंग कि आपसे ज़्यादा बेटर आपको कोई और नहीं जानता. यू हैव टू पुश योरसेल्फ थ्रू. एंड सेम यही मैंने भी किया. आई फेल्ड, इससे पहले मैं सीडीएस दिया था, आई फेल्ड देयर. देन आई इसके लिए एसबीआई पीओ आई फेल्ड देयर आल्सो. बट आई हैड टू गैदर माई सेल्फ अब दोबारा से. बहुत मुश्किल होता है. इट वुड बी आई लाइफ फेल से कि नहीं हो जाता है, नहीं होता है वो. देयर इज़ दिस फेयर, कॉन्स्टेंट फेयर. जब तक आपका वो फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आता ना, देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट फेयर कि कुछ तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा. सो ये कंटिन्यूस चेंज रहा है एंड आई हैव लर्न दिस कि आप फ्लेक्सिबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हर चीज़ फेस करना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट. मैं मिरर का यूज़ करती थी खुद को समझाने के लिए, लाइक व्हाट इज़ योर फियर, व्हाई आर यू फियरिंग, किस लिए लो फील कर रही हो. आई यूज्ड टू राइट, से बातें करते थे. हाँ, खुद से बात करते थे. आई यूज्ड टू राइट इट डाउन. जैसे व्हेन आई स्टार्टेड वापस से एसएससी, एज यू सेड ना कि बैंक के बाद फिर एसएससी, व्हेन आई स्टार्टेड इट मुझे लगा यार ये मैं कर क्या रही हूँ. व्हाई आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम गेट टू बैंक देन एसएससी. एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ व्हाट आर माई ऑप्शंस, है ना. आई शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग. अगर अभी मेरे पास चांस है तो मैं एक्सप्लोर क्यों नहीं करूँ. सो ऐसे खुद को समझाते थे. आई यूज्ड टू राइट इट डाउन, है ना, डिस्कस इट विद माई फ्रेंड्स, है ना. लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, आवर 2 hours ऐसे चलता था. सो आई थिंक दैट हेल्प मी. मतलब कुछ पेरेंट्स से बात, तो इट वॉज लाइक दिस. ऐसे आपकी स्टोरीज जो आपके साथ हुआ, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ये कॉमन वाली बात है कि हर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है. बहुत लोगों ने इंजीनियरिंग की है, कई लोगों ने मेडिकल किया हुआ है, एंड देन दे स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. एंड फिर वो एक फेलियर्स इनिशियली, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में हर व्यक्ति का नहीं होता, तो फेलियर्स आते हैं. तो स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे. मगर स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि शिखा ने स्ट्रगल फेस किया, वही जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अभी भी हो रही होंगी. बट शी मूव्ड ऑन. ठीक है, हर जगह उनको लगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, ये चीज़ चले गई तो आगे बढ़ना है और मुझे अच्छा करना है, पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंट रहना अपनी स्टडीज़ में. एंड नाउ शी इज़ हियर. तो आपको भी यही करना है. जो भी आपके साथ हो रहा है, सबकी स्टोरी में अप एंड डाउन्स आते हैं. आप भी अपनी स्टोरी में अगर इसको कंसिस्टेंट रहेंगे कि यार करना तो है ही और कोई ऑप्शन नहीं, और फ्लेक्सिबल रहेंगे जैसे शिखा ने कहा, तो आई थिंक आप ज़रूर आपको अपनी सक्सेस मिलेगी. तो शिखा, प्रिपरेशन पे हम थोड़ा सा आते हैं. तो जैसे आपके साथ जो आपने एसएससी की प्रिपरेशन की, देन फाइनली यू थॉट कि यार मेरे को बैंकिंग करती हूँ क्योंकि टाइमिंग का इशू होता है जो आपने मुझे बताया था. तो आपने प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट की, राइट. तो कैसे सब्जेक्ट्स, जैसे इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है और हमारे रीजनिंग होते हैं, तो उसकी मैं मैथ्स से स्टार्ट करूँगी. तो आपने कैसे स्टार्ट की प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ों पे आपने स्पेसिफिकली फोकस किया? मैम, एज आई सेड कि मैं एसएससी के लिए बीच में प्रिपेयर की थी, तो आई मेड श्योर कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने
चाहिए। यूजली जब स्टार्टिंग में लाइक आई सेड, जब मैं फर्स्ट टाइम SBI PO दी, आई वाज आफ्टर ट्रिक्स कि बस जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो, इट शुड कम, मतलब 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स बहुत, तो हमें लगता है ट्रिक इज द ओनली वे। हाँ, बट दैट इज नॉट द केस। मैंने दोनों करके देखा है एंड आई नो दैट इज नॉट द केस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मे बी आप उसे एक स्टेप में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है हमें 2 स्टेप में आंसर आ जाए, 3 स्टेप में, नो, भले आपके चाहे जितने स्टेप हो रहे हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप उसे कर ले जाएंगे। उतनी स्पीड आ जाएगी ना कि इट विल बी कि ट्रिक से भी उतना नहीं सॉल्व होगा। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर SSC, तो उधर से कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैंने। हाँ, मतलब हो गया था जब मैंने स्टार्ट किया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, जो कुछ नहीं हुए थे उन पे किया मैंने काम और किया। सो कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट थिंग जिस पे बहुत ध्यान देना है। सेकेंड कम्स कैलकुलेशन। बहुत मैं बताऊँ, मुझे इतना मैं ध्यान नहीं रख पाती, याद नहीं रहता मुझे, लाइक टेबल अप टू 50 अप टू स्क्वायर एंड क्यूब है ना, तो मेरे फ्रेंड्स उन्हें याद रहता था और मैं हमेशा हारती थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था। बट आई मेड श्योर कि मैं कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग रखूँ कि इवन इफ वहाँ पे अगर आए मेरा तो फिर मैं उसे कैलकुलेट कर लूँ, तुरंत कैलकुलेट कर लूँ। और इसके लिए मैं बहुत ट्रिक्स नहीं फॉलो की। आई फाउंड द ट्रिक जो मुझे कन्वीनियंट था। वो वैदिक कैलकुलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का, एंड आई फॉलो दैट। और मैं उसकी बहुत प्रैक्टिस की, ऐसा कि अगर सबकॉन्शियसली भी मुझे करना पड़े, जैसे हम बचपन में वो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है तो अभी भी हमें करना तो हम कर देते हैं, हमें भूलते नहीं है। मैंने वैदिक की वैसे वाली प्रैक्टिस की कि अगर सबकॉन्शियसली भी करना हो, बिना दिमाग के साथ भी करना हो, तो मैं वो फिर भी कर ले जाऊँ। So that was the trick which I followed. ज़्यादा कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं उसकी, but that was सिंपल, बट आप उसको प्रैक्टिस करो तो वो आपकी एफिशिएंट हो जाती है। ओके, ग्रेट। जरूरी नहीं कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये 5 है लास्ट में तो ये करें, ये ऐसे है तो ये करें, वो वैसे तो वो करें, नहीं। 2-4 चीज़ों को आपने फॉलो किया मगर उसको इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लिया कि आप सबकॉन्शियस, जैसे आपने कहा कि बिना कॉपी पेन के भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यस मैम, लाइक अभी स्क्वायर कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं। लाइक अगर 100 के पास है तो क्या है, 50 के पास क्या है तो क्या। मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल एक मेथड यूज़ किया, उसी से सारे कैलकुलेशन किए, चाहे वो जैसा भी हो। एंड इट रियली हेल्प, क्योंकि आप एक चीज़ पे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपका की स्पीड आ जाती है, एक्यूरेसी भी आ जाती है। तो मीन्स अगर आप कॉन्सेप्ट्स में वर्क करते हैं मैथ्स में एंड यू वर्किंग फॉर योर कैलकुलेशन, बिकॉज मेंस में आपका DI आने वाला होता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस मैम, क्योंकि DI वैसे तो मतलब टफ होता है, मेंस जैसा मेंस देने जाएंगे वो टफ होने लगता है, बट वो बेस्ड किस पे, वो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लाइक आपको पता है कि हाँ एफिशिएंसी और टाइम एंड वर्क में क्या, ये सब में क्या रिलेशन है, तो आप कर लोगे। वो उस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है वो सारा क्वेश्चन। तो और किसी चीज़ में स्टूडेंट को जो जिन्होंने स्टार्टिंग की है प्रिपरेशन, तो उनको अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो रिगार्डिंग प्री की मैथ्स में ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक? मैम 2 है। फर्स्ट तो अरिथमेटिक वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने कुछ भी नहीं, आप स्पीड पे मत ध्यान दो, आप एक्यूरेसी पे नहीं ध्यान दो, आप सिर्फ सिंपल अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। लाइक परसेंटेज हो गया, ये अपना SP CP ये सब हो गया, क्या रिलेशन है, किस पे क्या लगता है ना, वर्क ऑन इट, ठीक है, उस पे काम करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड अगर बात करें तो ये हमारा जो सिंप्लीफिकेशन मिसलेनियस पार्ट होता है वो आपको रेगुलरली करते रहना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पढ़ लिया तो ये आ गया, वो पढ़ लिया तो वो आ गया, नहीं। आपको रॉन्ग नंबर सीरीज वो सेंस होना चाहिए। सेंस तभी होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इज सफिशिएंट फॉर मैथ्स। एंड इफ वी कम टू इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने फ्री के लिए कैसे की? आई थिंक मैम ये मेरा प्रिविलेज रहा है कि आई वॉज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट ऐसा नहीं था कि मुझे ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे क्या इंस्टेंट सही बताऊँ तो नहीं आते हैं। वो इंग्लिश मीडियम होते भले हैं मगर वो ग्रामर के उतना नहीं होता, वो सबको पढ़नी पड़ती है। यस मैम, यही बात है। सो मुझे भी लगा था कि मुझे वो कैप काफ़ी पढ़ना चाहिए। सो SP बख्शी में वो कैप का काफ़ी सेक्शन है, तो मैंने उसको काफ़ी पढ़ने की कोशिश की। बट जब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि वो सेंटेंस में आएगा कैसे, तो उसका यूज़ क्या? वो तो लाइक कोई शो पीस है जो घर में किसी कॉर्नर पे रखा है, यू हैव इट बट यू कांट यूज़ इट, राइट। सो वो वैसा हो जाता है। सो इंग्लिश फॉर मी जब मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की तो ये था कि रीडिंग
और कॉम्प्रिहेंडिंग। आप पढ़ो और उसको समझो कि लिखा क्या है। मतलब बहुत लार्ज पोर्शन आता है कॉम्प्रिहेंशन का, अपना पैराजिम्बल होता है, क्लोज टेस्ट होता है, ये सब क्या है, ये सब रीडिंग ही है। अगर आपको समझ आ रहा है कि वो लाइन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप इंग्लिश नहीं कर पाओगे। तो भाई आप रीड करो। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर उन्हें कभी बोलना हो तो मैं ये कहती हूँ, आप आर्टिकल ले लो, आप उसे पूरा पढ़ो, है ना। पढ़ने के बाद प्लीज डू दिस थिंग कि आप समझो कि क्या आपको समझ आया कि उसने लिखा क्या है। Exactly. हाँ, अगर आप वो समझोगे तो कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। So this is what I told them. ये मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट्स आर रनिंग बिहाइंड द रूल्स एंड ट्रिक्स, which is मतलब नहीं, रूल्स हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते। इंग्लिश है, जब तक आप समझोगे नहीं उसको उसका कोई यूज ही नहीं है। एग्जैक्टली मैम। अब जब हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वील नो, जैसे अब मैं कभी कभी लाउडली बोल के पढ़ती थी, तो ऐसा होता था जब मैं एग्जाम में उसी सेंटेंस को दोबारा पढ़ रही हूँ तो इवन इफ आई डोंट नो कि एग्जैक्टली एरर क्या है, बट मुझे वो बोलते वक्त ऐसा लग जाता है नहीं यहाँ कुछ आई थिंक मिस्टेक है, कुछ तो है। इवन इफ आई डोंट नो द एरर, बट वहाँ पे मिस्टेक तो है कुछ ना कुछ। सो दिस वाज इट। सेकेंड थिंग, जब हम वर्ड्स होता है तो हम अब हाफ स्टेप करते हैं, मुझे लगता है। आई थिंक मैंने भी यही किया है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हाफ स्टेप करते हैं कि उन्हें पता है कि ये वर्ड मुझे नहीं आता है, उन्होंने उसे पिक किया, उसका मीनिंग लिख दिया एंड दे लीव इट लाइक दैट। फिर उसके बाद दोबारा पढ़ते भी हैं, पढ़ते नहीं है। बट जो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे ये है कि आप उसे देख ही नहीं हो कि वो यूज़ कैसे हो रहा है। आप उसको गूगल करो, देखो उसको नाउन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, उसको वर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं, एंड द मोमेंट यू डू दैट आपने उसको यूज़ कर दिया, अपने सिस्टम में ले लिया। सो कल को कभी भी वो वर्ड आएगा तो आपको स्ट्राइक करेगा। लाइक दिस वर्ड हस्बैंड, नाउन में तो सबको पता है, बट देयर इज दिस अनदर यूज ऑफ इट, मतलब कुछ यूटिलाइज करना। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। सो वो है एक वर्ड, है ना। सो बहुत कम लोगों को पता है, क्यों? क्योंकि यूसेज उतना नहीं है उतना। सो ये यूज करिए, रीड करिए एंड कॉम्प्रिहेंड करिए, बस दिस इज द की। अगर आप उसको वोकैब को अपने दिमाग में मतलब रखना स्टार्ट करेंगे, यूज करना स्टार्ट करेंगे, वो वोकैबुलरी नहीं रहेगी, वो आपकी एक लैंग्वेज में आ जाएगी एंड देन आपका वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छे आपके पॉइंट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। आई थिंक स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा हो कि जो मेन पॉइंट्स है कि ये करना है और हम ये नहीं कर रहे हैं, दैट्स वेरी क्लियर। आपका बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है। तो वोकैब और ग्रामर मीन्स हम रीडिंग पे अगर काम करते हैं और ग्रामर पे के थोड़ा समझते हैं तो हो सकता है। एंड समथिंग मोर? यस मैम, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं हम ग्रामर पे। प्रीलिम्स में 5 मार्क्स के ऊपर ग्रामर नहीं आता है मैक्सिमम, मतलब एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स का होता है। बट थिंक आप 5 वर्सेस 25 करें तो रीडिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ग्रामर अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस करें उसका भी, बट एक्सेसिवली उस पे फोकस नहीं करें, फोकस करें रीडिंग पे, कॉम्प्रिहेंडिंग पे। बिकॉज आपके आरसीज इतने बड़े बड़े होते हैं, आपको उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आरसीज इतने लंबे हो जाते हैं मेंस के एग्जाम के टाइम पे कि हम बीच में पढ़ के हमें लगता है ओ यार अब आगे पढ़ा नहीं जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो तरीके होते हैं, मतलब अगर आप ऑलरेडी डेली इतना पढ़ रहे हैं बार बार, तो अब वहाँ बीच में आपको कभी ऐसा नहीं होगा यार छोड़ो, क्योंकि आप डेली पढ़ रहे हैं उतना। सो वन शुड कंटिन्यू। जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर ही पढ़ें, यू कैन रीड एनी बुक, नॉवल, कुछ भी, बट समझें लिखा क्या है। बट न्यूज़पेपर्स बेस्ट रहेंगे क्योंकि वो वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। राइट। तो आपने कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो किया था? मैम मैं मतलब इंडियन एक्सप्रेस, देयर वाज द हिंदू आल्सो, कभी कभी उसको फॉलो कर लेती थी, बट इंडियन एक्सप्रेस करती थी। अच्छा, तो कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, बट आपको कंटिन्यूसली रीडिंग करना है और आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, ताकि आपके मतलब एग्जाम में आपको वो बोरियत ना फील हो कि अरे यार आप कब तक पढ़ते हैं। यस मैम। ऐसा डेली भी न्यूज़पेपर नहीं करती थी, जैसे वी हैव दिस ऐप इन शॉर्ट्स, है ना, वहाँ से कर लिया, है ना। नहीं तो कोई ऐसे रैंडमली कुछ पैसेज उठा लिया, कोई ब्लॉग उठा लिया या एनीथिंग। सो ऐसा कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। रीडिंग, हाँ, रीडिंग करते रहें, वोकैब वहीं से इम्प्रूव होने लग जाएगी आपकी, एंड वो वर्ड्स को यूज करते रहेंगे तो वोकैब डेवलप हो जाएगी। एंड आई थिंक इंग्लिश उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे उसमें प्री में तो नहीं होता है। एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग? स्टूडेंट्स रीजनिंग से, बैंकिंग की रीजनिंग से बहुत डरते हैं, मतलब एक्चुअली नेक्स्ट लेवल की रीजनिंग होती है, तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? द वेरी फर्स्ट थिंग रीजनिंग का इज मेंटल पीस। आपको यू शुड बी एट पीस विद योरसेल्फ। अब दिमाग में 10 बातें लेकर रीजनिंग नहीं कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, आप उसे कर दो क्लियर, इवन इफ इट मीन्स ब्लॉकिंग समबडी फ्रॉम योर लाइफ, ना डू दैट, है ना, बट आप मेंटली एट पीस में, क्योंकि व्हाट डज रीजनिंग डिमांड? रीजनिंग आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, बट इट इज यू हु विल डू इट। राइट। आपको सोचना पड़ेगा अलग अलग एंगल से।
सो मतलब ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन, रेगुलर प्रैक्टिस करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को दें। अगर क्वेश्चंस के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज आर पजल और दूसरा अपना मिसलेनियस। सो मिसलेनियस में देयर इज दैट बेसिक थिंग, वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जैसे लॉज, इनइक्वालिटीज एंड ऑल दिस। बट जब व्हेन इट कम्स टू पजल यू नीड टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग तरीके से आपको सोचने की जरूरत होती है। सो आप एक बार देख लो कि हाउ इट इज सॉल्व, है ना। अपने तरीके से करना चाहो तो आप उसे कर सकते हो। लाइक दिस द शेड्यूल वाला प्रॉब्लम, व्हेन वी सी इट ऑन नेट तो वो एक सीरीज में से ऊपर से नीचे तक सॉल्व करते हैं। हाउ आई डू इट इज आई मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। और मैंने जहाँ भी यूट्यूब पे देखा दे मेक मतलब एक सिंगल रो बनाते हैं। सो आई वाज लाइक कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट मैं अभी तक उसे टेबल फॉर्म में करती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी। सो कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू लीव फियर कि हाँ ये गलत होगा या ये जो, जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सारे आप मतलब जो भी क्लूज दिए हैं उनको देखें। जरूरी नहीं कि आप उसे नोट डाउन करें। आई मेड दिस मिस्टेक कि मैं क्लूज को नोट डाउन करती थी एंड देन आई यूज टू कि हाँ अब इसको यूज करते, नहीं ध्यान रहता हमें। इससे बेटर आप उस क्वेश्चन को ही 2-3 बार पढ़ लो, सो दैट इन केस यू मिस समथिंग वो दोबारा से आ जाए आपके। मींस क्वेश्चन पे पहले ज्यादा टाइम दे दो ताकि पूरा क्लियर हो क्वेश्चन, एंड देन आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपसे गलतियां थोड़ी चांसेस कम है कि आपकी मिस्टेक्स होंगी। ग्रेट। तो शिखा, जैसे आपने ये बताया, मगर क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, जैसे वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं टू क्वालिफाई द प्री एग्जाम्स, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ भी होता है, तो उसको अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें तो? मैम वो तो आई थिंक एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग उन्हें पता है, दे नीड टू फोकस ऑन पजल, दे नीड टू फोकस ऑन sitting arrangement, lodge, inequalities. So it is not that आपको हर तरीके के क्वेश्चन का हर लेवल आना चाहिए, नहीं, यू नीड टू नो एवरीथिंग, है ना, बट नॉट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब सब चीज के बारे में सब चीज नहीं पता, बट एटलीस्ट समथिंग अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि आपके बैंक वैसे भी क्वेश्चंस के लेवल हर बार नया क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली एसबीआई, तो वो आप अपने आप को अगर प्रिपेयर रखोगे तो आप वहाँ पे कर लोगे। मगर आप ये सोचोगे मुझे आता है नहीं आता है, और ये भी इसके अंदर का भी अंदर का नहीं आता, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। नेवर गो विद दैट फिक्स्ड माइंडसेट कि मेरे को इतना क्वेश्चन यहाँ करना है, मेरे को इतना यहाँ करना है, मेरे को इतना करना है, या 100 में से मुझे 80 करना है या 90 करना है। नेवर गो विद दैट माइंडसेट। पेपर के साथ चेंज होता है। पेपर इजी होगा तो 90 इज लेस, अगर पेपर टफ होगा तो इवन 70 इज मोर। सो इस माइंडसेट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लीव इट ऑन द पेपर एट दैट मोमेंट, उसी समय प्लान करें, उसी समय करें। ओके, तो गाइस यू नीड टू बी वेरी डायनामिक। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है और प्रिपेयर रखना है, क्योंकि प्रिपरेशन एक अपनी जगह है और एग्जाम में परफॉर्म करना एक अपनी जगह है, तो उसके लिए भी आपको पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देयर इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड अबाउट दिस प्रीलिम्स। देयर इज दिस प्रॉब्लम, हम स्किप नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है यार आई थिंक आई शुड गिव अनदर ट्राई टू दिस क्वेश्चन। राइट। सो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ, तो आई मेड दिस फ्रेज, है ना, कि आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। सो जब मैं एग्जाम में बैठती थी सामने, जब मेरा सिस्टम होता था, एंड आई यूज्ड टू क्लोज माय आईज एंड रिपीट दिस टू माय सेल्फ सो मेनी टाइम्स, एंड इट हैज लिटरली हेल्प्ड मी। मैं कभी भी क्वेश्चंस पे अटकी नहीं। बहुत बार ऐसे मन में कि आई थिंक आई शुड गिव दिस अनदर ट्राई, दोबारा करूं, बट आई नेवर डिड दैट। इस लाइन ने बहुत हेल्प किया। मैं आई यूज्ड टू क्लोज माय आईज एंड से आता है करो, नहीं आता है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। तो गाइस ये लाइन आपके लिए भी बहुत काम की कर सकती है, तो क्योंकि हम टाइम नहीं वहाँ पे वेस्ट कर सकते। आपके पास इतने क्वेश्चंस हैं जो आपका जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, उसको स्कोर करें, क्योंकि सबकी सेम ही वेटेज है। तो जैसे प्री हमने डिस्कस किया कि हमने तीनों सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए, तो जब प्री क्वालिफाई हो जाता है, मेंस के बीच में हमें काफ़ी कम टाइम मिलता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है कि हम मेंस में अच्छा परफॉर्म करें? मैम यूजुअली हमें लगता है कि हम प्री का प्रिपेयर करेंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर फॉर मेंस, बट आई थिंक ऐसा नहीं है। आप प्री का इतना अच्छे से प्रिपरेशन करें, मतलब यू शुड बी सो थरो विद द क्वेश्चन, सो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। सी मेंस इज अबाउट टफ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं। यू नीड टू हैव दैट साइट कि आप वो इजी क्वेश्चंस पकड़ लो, और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो यू नीड टू मतलब सी दिस कि हाँ आप वो इजी वाले क्वेश्चंस पिकअप कर पा रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर पाए, एंड मेंस इज ऑल अबाउट इट ना, क्योंकि मेंस लेवल क्वेश्चन टफ होते हैं, बट व्हाट इट इज, वो कई अलग अलग प्री लेवल क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। जैसे लीनियर अरेंजमेंट दिया है, एंड देन दे से कि यही लोग अब एक टेबल के अराउंड बैठेंगे, एंड देन दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल द प्री लेवल क्वेश्चंस। तो अगर आपने प्री में अच्छे से प्रैक्टिस की हुई तो वो मेंस में आपको इवेंचुअली हेल्प करेगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और रहना है कि आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। तो कोई
अब आप इजी क्वेश्चंस कम टाइम में करें तो आप टफ क्वेश्चंस भी कर लेंगे क्योंकि आपने टाइम सेव कर लिया है. सो दिस इज हाउ मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेंस वर्क करता है. ओके, सो व्हाट अबाउट लाइक अगर मैं फिर से सब्जेक्ट वाइज इसको बाइफरकेट करती हूँ तो मैथ्स की बात मैं करूँगी पहले. तो मैथ्स में ऐसा कुछ भी अलग हमें करना चाहिए या फिर हम वही जो स्ट्रैटेजी हमने फॉलो किए प्री में उसको कर सकते हैं? मैम सेम थिंग्स, कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, कैलकुलेशन आप कंफर्टेबल होने चाहिए कैलकुलेशन करने में. ओके, मेंस तक आते हैं आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. यस मैम. एंड थर्ड थिंग जो ऐड कर सकते हैं दैट इज प्रैक्टिस डीआई. बट अगर आपका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डीआई आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे. बट कुछ नए टाइप के डीआईज आ जाते हैं कई बार ज़्यादा कैलकुलेटिव, लाइक स्पेसिफिकली फॉर मी वेन डायग्राम वाली डीआई मैं नहीं सॉल्व कर पाती हूँ. अच्छा. मैं उसको टाइम दिया, बहुत टाइम दिया, बट आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट. फिर फाइनली डिसाइडेड कि मैं इसको नहीं करूँगी. क्यों ऐसे चीज़ पे टाइम वेस्ट करना जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया. यू कैन डू दिस विथ 1 or 2 टॉपिक्स. मतलब जैसे मैंने एक ये वेन डायग्राम और एक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे किया था. अच्छा. आई डिड नॉट प्रिपेयर दैट मच, बट ऐसा नहीं था कि कोई बेसिक क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो भी नहीं कर पाऊँ. सो यू कैन डू दैट थिंग, है ना. आप कस्टमाइज कर लो उसे अपने अकॉर्डिंग कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है. आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी हम दूसरों से जाने जरूर मगर बनाए खुद की. हमेशा ये जरूरी है कि हम कभी किसी को फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज हर इंसान अलग है. हर व्यक्ति अलग है और सबके अपने कुछ प्लस फैक्टर्स हैं, कुछ माइनस फैक्टर्स हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करो. जैसे आपने बताया बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ये मुझसे होता है तो मैं करूँगी, नहीं होता मैं नहीं करने वाली. तो अगर हम इसको अब हम आते हैं रीजनिंग पे, क्योंकि वही वाली बात हो रही है कि पेपर का लेवल बढ़ जाता है, टाइम हमें नहीं होता. तो रीजनिंग में ऐसा क्या हमें मेंस में फोकस करना चाहिए कि हम रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकें? मैम पजल्स पे बहुत फोकस करना चाहिए हमें. मेंस के पजल के टाइम पे थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस्ड टाइम पे थोड़ा कम देना चाहिए. हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम उसे वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहा है ना. कई बार केसेस इतने बन जाते हैं ना, हम वहीं डर जाते हैं. लाइक वहीं कंफ्यूजन आ जाती है तो फिर वो तो होगा भी नहीं. लाइक आई रिमेम्बर IBPS और SBI में एक क्वेश्चन था एंड दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. काफ़ी केसेस बने थे उसमें. आई थिंक 7-8 केसेस बने थे मेरे तो, है ना. सो बट फाइनली मैंने उसको सॉल्व कर दिया. बट व्हेन आई केम बैक आई केम टू नो कि काफ़ी बच्चे इसमें उलझ गए थे. अच्छा. मतलब इट इज़ नॉट दैट कि प्रेशर भी होता है, बहुत प्रेशर भी होता है. मैं भी शायद वो एक स्टेप थोड़ा सा और नहीं रुकी होती तो मैं भी उसको छोड़ ही देती. सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप थोड़ा सा वो 3 घंटे के एग्जाम के टाइम पे या उस 1 घंटे की ड्यूरेशन में आप अपने आप को कैसे गैदर करके रख रहे हैं ना. यू आर इन योर सेंसेस, आप सोच पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रीजनिंग स्पेशली, है ना. सो दिस इज द थिंग. बाकी है कॉन्सेप्ट सेम ही चीज़ें चल रही हैं एंड रीजनिंग में नथिंग ऐसा कुछ डिफरेंट है. कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है. आप बस अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखें, ध्यान से रीड कीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेंस लेवल की भी कर सकेंगे. तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि हमें ये इस टाइम पे स्किप कर देना चाहिए या फिर सिलेक्शन कैसे करना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन, क्योंकि ऑफ कोर्स पजल्स होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है और किसी स्टूडेंट का अगर वो टाइम चला गया तो गया फिर वो टाइम और वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ. तो आपके अकॉर्डिंग क्या करा जा सकता है कि बेटर सिलेक्शन हो? मैम इसके लिए मैंने मॉक्स पे बहुत रिलाई किया था. एक तो मेंस जब मैं प्री के लिए प्रिपेयर की थी तभी भी मैं पजल्स को स्किप करती थी. लाइक स्किप किया क्योंकि मुझे लग रहा है ये नहीं आएगा मुझसे. स्किप किया. मैं जैसे अनसर्टेन सिटिंग मैं उसको कभी भी फर्स्ट गो में नहीं करती थी. मैं हमेशा जब सारा कर लिया आई केम बैक, फिर मैंने अनसर्टेन सिटिंग किया क्योंकि मुझे पता था मैं इसे फर्स्ट गो में नहीं कर पाऊंगी और इफ इन केस ये नहीं निकला मैं बाकी टाइम वेस्ट करेगा. सो दिस इज हाउ ये मैंने मॉक से प्रैक्टिस किया. सेम आई डिड फॉर मेंस. तो मैं मेंस के टाइम पे भी मैं क्वेश्चन रीड करती थी. इवन इफ मुझे 2 मिनट लग गया रीड करने में, 3 मिनट लग गया, मैं ये नहीं सोचती थी कि मतलब पहले तो सोचती थी ऑफकोर्स, बट एंड आते आते ये नहीं सोचती थी कि 3 मिनट हो गया, 3 मिनट वेस्ट हो गया, अब मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगी तो ये तो 3 मिनट वेस्ट हो गया. नहीं, 3 मिनट में मैंने वो डिसीजन किया कि इस क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है या वापस आके करना है. सो क्वेश्चंस को टाइम दे. मॉक्स इसीलिए होते हैं. एक बार आप मॉक्स में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे सो यू विल नो कि कौन सा आपको छोड़ना है, कौन सा आपकी वो एक चीज़ें मतलब साइड इनसाइड डेवलप हो जाएगी कि आपको ये करना है और ये नहीं करना. ओके. तो इंग्लिश में हम आते हैं. तो इंग्लिश में क्या अलग से कुछ स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है फॉर प्री और मेंस के बीच में? क्या करना चाहिए मेंस को बेहतर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है बैंकिंग एग्जाम्स में, इंग्लिश और GS. तो इंग्लिश में कैसे अच्छे स्कोर बनाए जा सकते हैं?
मैम दैट सेम थिंग, एक फैक्ट है जैसे लाइक पीपल से कि मैं ये सब्जेक्ट वीक है, यूजुअली इट्स फॉर इंग्लिश है ना, क्या मैं इंग्लिश वीक है, मैं इंग्लिश वीक है, बट हम टाइम देने को रेडी नहीं है. मतलब वी टेल अ ब्रेन कि नहीं मेरा इंग्लिश तो वीक है, हम एग्जाम में बैठते हैं तो अरे मैं इंग्लिश वीक है, rather than saying that कि मैं इंग्लिश वीक है, वी शुड से लाइक कि यार मतलब मुझे इंग्लिश मैं कर रही हूँ एंड आई बी एबल टू डू इट बाय द एग्जाम्स कम, है ना, ठीक जब तक एग्जाम आएगा मैं कर लूँगी. मतलब अपने दिमाग को बेवकूफ़ ही बना लीजिए कि आता है मुझे, बिकॉज ये इफेक्ट डालता है. एंड अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, इट्स द सेम थिंग, आप बहुत रीड करें, है ना, न्यूज़पेपर्स रीड करें, आप वर्ड्स को यूज़ करें एंड मॉक्स लगाएं. सो देयर इज़ नथिंग, अभी भी ग्रामर पे भी आप फोकस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हें, बट बहुत ढेर सारे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसके अराउंड ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं. हाँ, बाकी इसके अलावा रीडिंग इज़ द की, क्योंकि रीडिंग में ही आपकी. अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि इतना लंबे आरसीज होते हैं, बीच में लगता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट एंड कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें ग्रामर वोकैब वाला पार्ट करना चाहिए, आरसी को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी होती है. तो आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर हो सकता है कि हम इससे अच्छे मार्क्स निकाल सकें? मैम जैसे फॉर मी, मैं आरसीज को फर्स्ट गो में करती थी. अच्छा. बट कई लाइक आरआरबी में मैंने फर्स्ट गो में किया, एसबीआई में मैं फर्स्ट गो में किया, बट आईबीपीएस में मैंने नहीं किया उसको फर्स्ट गो में. अच्छा. क्योंकि मुझे वो आईसी लगा कि मे बी टाइम टेकिंग है, या उस समय पे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसे कर पाऊंगी. सो ज़रूरी नहीं कि आप उसे उसी समय करें, आप उसे लास्ट में भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आईसी के लिए सफिशिएंट टाइम होना चाहिए आपको, आपके पास, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग होता है. आखिर ये है क्या कि क्वेश्चंस तो वहीं, मतलब जो क्वेश्चन है उसके आंसर तो पैसेज वहीं पे ही है. राइट. हाँ, राइट. तो फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए आईसीज को करने के लिए. नाउ देयर इज दिस थिंग विद आईसी कि कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ें, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ें. सो प्री और मेंस में मेरा ये आईसी के लिए स्ट्रैटेजी अलग था. प्री में यूजुअली छोटे आईसीज होते हैं, तो क्वेश्चन मतलब पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस करती थी. बट मेंस के टाइम पे क्या होता था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बस क्वेश्चन को देख लिया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग. अगर वो क्वेश्चन कहीं आ गया, मतलब कोई जनरल क्वेश्चन नहीं हुआ, लाइक कि टोन क्या है पैसेज का, या इसका मतलब क्या है, इसके अलावा कोई वैसा क्वेश्चन है जैसे वो आया मैंने उसे टिक किया, क्वेश्चन चेंज किया, पर रीडिंग वहीं से स्टार्ट की जहाँ पे मुझे फर्स्ट का आंसर मिला था. तो इससे मैं दोनों काम हो रहा है, मैं पैसेज भी पढ़ा जा रहा है और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं. सो एट द एंड मतलब अगर इवन इफ मैं सारे नहीं कर पाई, बट 7 में से 4-5 क्वेश्चन कर लिए, या 5 में से 2-3 तो कर ही लिए. सो 1 रीडिंग में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं और आप इधर से आंसर भी मार्क करें, ये मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, फिर आप आगे पढ़ना स्टार्ट कर लें. सो मीन्स आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल, आप प्रैक्टिस की है, आप उसमें आप आरसी उस हिसाब से कर सकते हैं कि 1 गो में भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस रीड करके फिर उधर भी जा सकते हैं, और क्वेश्चंस और आरसी दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली कर भी सकते हैं. फाइंड आउट कि आपको क्या, आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं और आप उसमें स्कोर करते हैं. ग्रेट. सो इंग्लिश हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड आई विल कम टू जीएस, क्योंकि अभी तक तो ये आया नहीं था प्री तक, और ये नया आता है और ये स्कोरिंग भी होता है. तो और कई स्टूडेंट्स को रटने में बहुत दुख होता है, दर्द होता है. तो इसको कैसे कवर किया जाए? ना, मैं वही दुख वाले स्टूडेंट्स में आती हूँ. मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने में, मैं इतना नहीं याद रख पाती हूँ. अच्छा. सो लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मुझे जीएस देना था, दैट वाज फॉर आरआरबी पीओ, और मेरे पास सिर्फ आई थिंक 10 to 12 डेज के अराउंड ही बचे हुए थे. अच्छा. कुछ इसी टाइम के आसपास बचे हुए थे, एंड आई हैड प्रिपेयर्ड नथिंग. अभी तक मैं सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में ही घूम रही थी. सो व्हेन इट केम, तो सब ने मतलब दे प्रेफर अलग अलग एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करते, कई लोग डेली प्रिपेयर करते, बट मेरे पास टाइम कम था और मैं कैपेबिलिटीज़ भी इस सेक्टर में बहुत लिमिटेड है, नहीं याद होता मुझे. सो आई डिसाइडेड कि मैं एक ऐसे सोर्स पे जाऊँगी जो मुझे दोनों साइड से हेल्प करे. लाइक आई प्रेफर्ड ऑलिव बोल्ट का जो सीरीज आता है, वो छोटा भी है और मुझे कवर भी. अगर मुझे उसमें से, मुझे पूरे मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पासिंग या फिर कुछ ऐसे मतलब सफिशिएंट स्कोर चाहिए कि वो कहीं पे कमी नहीं ले आए. राइट. सो आई मेड अ प्लान फॉर माई सेल्फ कि मैं ऑलिव बोर्ड का बोल्ट फॉलो करूँगी, एंड देन कपिल काटपाल सर का जो मैराथन वीडियो होता है, उससे रिविजन हो जाएगा मेरा, एंड देन आई गिव सम मॉक्स, है ना, और इसी को बार बार रिपीट करूँगी. ओके. सो दिस इज हाउ आई डिड, एंड आई थिंक आई वाज सैटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आई डिड, और सही भी थे. सो आई वाज ओके. मींस आपने
कर लिया। हाँ बस कर लिया। मुझे पता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, इतना बड़े सोर्सेज नहीं पढ़ पाऊंगा 200 पेजेस से। टाइम होता तो शायद मैं ट्राई भी करती, बट टाइम नहीं था। सो आई मेड अ प्लान लाइक दिस कि चलो ऐसा नहीं हो कि मैं उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो होने लग जाए। बट अगर आपको ये बात को स्टूडेंट्स को सजेस्ट करनी हो कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप इस जर्नी के थ्रू गुजरे हैं, तो क्या होनी चाहिए, लाइक किस तरह से स्टूडेंट्स को जीएस प्रिपेयर करना चाहिए और किस सेक्शंस में फोकस करना चाहिए? यही मतलब कुछ होता है जैसे कि मेरा ये स्ट्रांग है, मेरा ये वीक है, ऐसा मत करिए। सबको इतना बराबर लीजिए कि कोई अगर गिर रहा है तो दूसरा उसको उठा ले। लाइक इफ आई डोंट स्कोर वेल इन जीएस, आई विल ट्राई टू कवर दैट अप इन इंग्लिश। रीजनिंग में कम हो रहा है तो मैं क्वांट में कवर करने की कोशिश करूँ। तो कीप ऑल ऑफ देम एट द सेम लेवल। किसी पे इतना टाइम नहीं दे दें कि बाकी लॉस में चले जाएं। लाइक स्पेशली व्हाट हैपेंस कि प्री और मेंस के बीच में हम जीएस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जीएस कर रहे हैं कि एट द टाइम जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें लगता है हमसे क्वांट नहीं निकल रहा है, हमसे रीजनिंग नहीं निकल रहा है, इंग्लिश नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होती। अब तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होता होगा, बट दिस हैज़ हैपेंड। मतलब जब मेरी बात हुई है तो फिर ऐसा होता है। सो कीप ऑल ऑफ देम एट द सेम लेवल। और अगर स्पेसिफिकली जीएस की बात करें तो मेक इट योरसेल्फ कि अपने हिसाब से बना लें। अगर आप डेली पढ़ सकते हैं आप डेली पढ़ें, अगर आप मंथली पढ़ते हैं मंथली पढ़ें, वीकली पढ़ सकते हैं वीकली पढ़ें। और कितने मंथ की हमें पढ़नी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कितने? मैम लास्ट 4 months तो बहुत ही ज़रूरी हैं। अच्छा है ना? और 6 अगर कर लेते हैं आप तो वेल गुड है। ओके ग्रेट। एंड बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तो बैंकिंग अवेयरनेस पे कितना फोकस करना चाहिए और किस तरह से फोकस करना चाहिए? मैम बैंकिंग अवेयरनेस आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। सो आई थिंक आपको वो एक ही बार पढ़ने की जरूरत होती है, उसके बाद तो वो सिर्फ रिविजन है। तो अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्टिंग में उसे कर लो एक बार। वंस यू आर कॉन्फिडेंट विद क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तो यू कैन प्रिपेयर बैंकिंग अवेयरनेस तभी, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में हेल्प कर जाएगा। सो एक ही बार आपको करना होता है। करंट अफेयर्स इज मस्ट। वंस यू आर डन विद योर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, फिर आप बैंकिंग अवेयरनेस एक बार पढ़ लो, क्योंकि वो एक बार पढ़ लोगे फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। बट फोकस शुड बी ऑन करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चारों को बैलेंस करके ही मेंस में करें। ये नहीं कि आप एक सेक्शन में इतना चले जाएं कि आपके बाकी तीनों सेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि बैंकिंग अवेयरनेस आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, तो हम इंटरव्यू पे आते हैं। तो इंटरव्यू के लिए क्या आपने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की? आपको कितना टाइम मिलता है, कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैम इंटरव्यू में जो लोग हमारे इंटरव्यू ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मच मतलब शायद जितनी हमारी एज नहीं होती उससे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सो मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि हम ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ये सब पढ़ रहे होते हैं, तो ये कंटेंट वाली नहीं बात करते हैं, वो तो हर कोई करता ही है। सो दूसरी बात, हमें अपने पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। लाइक जब मैं प्रिपरेशन करी थी या एस्पिरेंट्स जो मेरे साथ के हैं, व्हेन दे वर प्रिपेयरिंग तब कोविड चला था। देयर वाज दिस फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव आई। सो इट वाज ओवरऑल वेरी स्ट्रेसफुल उस समय पे। तो मैं बहुत इरिटेटेड हो गई थी, मैं गुस्सा आ जाता था जल्दी, है ना, एंड बात नहीं सुनती थी या सुनने की कैपेसिटी कम हो गई थी। सो आई वर्कड ऑन इट, क्योंकि नोबडी वांट्स कि ऐसा कोई करे ऑर्गेनाइजेशन में। सो आई वर्कड ऑन इट, द वे आई स्पीक, पॉज लेकर बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। मुझे स्पेसिफिकली लगता है कि मैं काफ़ी तेज़ बोलती थी या बोलती हूँ मे बी। सो मैं उस पर भी काम किया कि मैं पॉज लेकर बोलूँ, स्लोली बोलूँ। आंसर को कौन से आंसर्स इलैबोरेटिव देने हैं, इतना बोलूँ कि जो एक्सप्रेस करे जो मैं करना चाहती हूँ। ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर दे और कम भी नहीं करें। लाइक अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो, मैं 2 वर्ड में येस मैम या येस सर बस बोल दूँ, तो वो इंटरव्यूअर हाउ विल दैट पर्सन नो कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। येस और नो में कैसे, मतलब वो जान तो जाएंगे बट आपने अपनी तरफ से क्या एक्सप्रेस किया है। सो आई वर्कड ऑन माई पर्सनैलिटी। इस पे तो बहुत ही ध्यान दिया मैंने। मैं आंसर्स कैसे डिलीवर कर रही हूँ, बोल रही हूँ, नहीं आता आई प्रैक्टिस फॉर सॉरी मैनी टाइम्स, सॉरी सर आई डोंट नो दिस, है ना, मैम आई विल प्रिपेयर फॉर इट, है ना, या फिर अगली बार नहीं होगा। आई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ऐसा कि वो मुझे गेट से ही बाहर निकाल देंगे। तो मतलब हर सिचुएशन के लिए रेडी थी। ऐसा नहीं सोची थी कि जाऊँगी दे विल ट्रीट मी वेरी नाइसली और ऐसा ये वो नहीं। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया और अपने पर्सनालिटी पे काम करने की कोशिश की। जो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहता है तो वो
कॉन्फिडेंट हो जाता है कि चल जो होगा देखा जाएगा वाला जो हमारे माइंड में आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेस में रिफ्लेक्ट करता है कि चल आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग एंड मैं डर नहीं रहा, क्योंकि डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे इंटरव्यूज खराब हो जाते हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड आपने बहुत सही बात बोली स्टूडेंट्स को कि अगर नहीं आता तो एकदम आप हम्बली बोल दें कि सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं आता, बट मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से और कर लूंगा। वी नीड टू स्पीक अप, मतलब हमें अपनी पर्सनालिटीज को शो करना है, वो हमारे ही हाथ में है। राइट। 5, 10, 15 मिनट्स में आप जितने अच्छे से बोल लेंगे, है ना, जितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो उतना ही आपको जान सकेंगे एंड दे विल गिव यू नंबर फॉर दैट। ओके, है ना, सो ग्रेट। तो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत 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 सारी बातें शिखा ने बताई हैं, बहुत छोटे हर पॉइंट्स में उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है आपकी ये तीनों जो प्री मेंस और इंटरव्यू की जर्नी है, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको अपनी उस जर्नी में, एंड उसमें आप भी जल्दी जल्दी यहाँ पे मिलेंगे मुझसे। ओके, तो शिखा, मैंने ये सारी चीज़ें पूछी, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि मॉक्स का क्या रोल है और मॉक्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम्स को, जैसे कि स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। मॉक्स अगर हम जैसे इंसान हैं और हमारी सांसें हैं ना, तो एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम की सांसें हैं मॉक्स, समझ लीजिए। ओके, नाइस। सो इट वाज लाइक दिस, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इट इज़ अबाउट कि टाइम एंड एक्यूरेसी तो मैटर करता ही करता है। वो आपको कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे पता चलेगा, सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मॉक्स। एंड एक चीज़ है, आप मॉक्स में मार्क्स पे नहीं ध्यान दें, आप परसेंटाइल पे ध्यान दें, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अबाउट कंपैरेटिवनेस, ठीक है, आप दूसरे से कितना बेटर हैं, और वो आपको परसेंटाइल से पता चलेगा, मार्क्स से नहीं। राइट। सो बहुत मॉक्स दीजिए, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत ढेर सारे मॉक्स दीजिए। एनालिसिस पे मैं बोलना चाहूँगी, यूजुअली हम क्या कहते हैं एनालिसिस में कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया है ना, तो इसमें मैं काम करूँगी उसमें। बट मैं एनालिसिस क्या करती थी, ये तो करती थी, ये वाला इतना टाइम नहीं देती, बट करती थी कि ये टॉपिक वीक है, मुझे ये करना है, वो टॉपिक वीक है। बट जो मैं एनालिसिस करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पेपर नहीं कर पा रही हूँ, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ होते हैं, मैं वो क्वेश्चन देख के ही डर जाती थी, अरे यार ये तो कैसे करूँगी मैं, और छोड़ के आगे चली जाती थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस किए मैंने, बट सिर्फ वो क्वेश्चन आ गया, या जैसे मैंने वेन डायग्राम वाला DI बता दिया, वो आ गया, तो नहीं कर पाई। तो मैं उसे लिखती थी कि आई एम हैविंग फियर फ्रॉम नंबर्स, है ना, 1 पॉइंट, है ना, इंग्लिश सेकेंड, मुझसे IC कम्प्लीटली नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है, सेकेंड वीकनेस। थर्ड, अनसर्टन सेटिंग में आई थिंक आई वॉजंट कॉन्फिडेंट, या मैंने गेस वर्क किया। तो मैं ये एनालिसिस करती थी रादर देन डूइंग क्वेश्चन वाला एनालिसिस। मैं उस पेपर के टाइम पे मैंने अपने आप को कैसे हैंडल किया, उस पर एनालिसिस करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू राइट डाउन कि नेक्स्ट मॉक में ये नहीं करना है, नेक्स्ट मॉक में IC पूरा पढ़ना है। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपने मुझे बताई, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को भी काफ़ी यूनिक लगेगी कि हम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मगर एग्जाम के टाइम पे उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम जो मिस्टेक्स करते हैं या गलतियां करते हैं उस पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, और वो जितना भी हम पढ़ के जाते हैं अगर वहाँ पे हमने अच्छे से नहीं किया तो उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी गाइस, आई रियली अप्रिशिएट द स्ट्रैटेजी, और आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि हाँ, हम एग्जाम देने के टाइम पे कौन कौन सी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं या अपने अंदर फ्लॉज को कम, क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, हमें आता है क्वेश्चन, बट मैं क्वेश्चन ही नहीं सही से पढ़ा। ये भी हुआ है मेरे साथ, बहुत क्वेश्चन गलत पढ़, मैं उसको कई बार लिखा कि अभी भी मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रही हूँ, आई नीड टू रेक्टिफाई दिस, है ना, फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो गई। सो ये चीज़ जो मुझे आते हुए मैं मार्क्स ले जा सकती थी, वो चीज़ नहीं होने दी। मतलब वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, सीरियसली, कि आते हुए भी जो स्टूडेंट गलत करके आ जाता है उससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती कि यार मेहनत किया, सब कुछ किया, फिर वहाँ पे गलत करके। तो एनालिसिस मॉक का आपने बहुत अच्छा बताया कि आपको मॉक को दोनों तरफ से एनालिसिस करना है, क्वेश्चन वाइज भी, आपके कंसेप्ट वाइज भी, एंड आपके एग्जाम्स देते वक्त आपने क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, क्या घबरा रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है, उसको लिखना या बोलना, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्ट करने के बाद आप उस पर काम करते हैं तो वो अपने आप इम्प्रूव होता है। दैट्स रियली ग्रेट, सीरियसली शिखा, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं, आई मस्ट से। तो अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, नोट्स का क्या है, मतलब कि स्टूडेंट्स को नोट्स अपने हैंड, मतलब कैसे नोट्स का क्या काम है और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है? मैम एज इन मुझे नहीं लगता कि किसी नोट्स की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश में अगर आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो आप उसको लिख लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नोट्स की तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई ज़रूरत है, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। मैं जैसे GK प्रिपेयर करती थी, है ना, तो
समटाइम्स नोट्स बना, जैसे मैं बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स बनाए थे मैं खुद के अंदर, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ के आप उसे लिख लिए तो आपको वो और ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान रहेगा, खुद के लिखे हो तो अच्छे से ध्यान भी रहता है। सो यू कैन मेक नोट्स, बट आप उस पर बहुत फोकस नहीं कर दें कि आप मुझे अच्छे से नोट्स बनाना है, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, बनाने वाली बात हाँ, नहीं वो नहीं करनी है, बस मतलब राइट उतना ही जितना आपको बैंकिंग में इतना जहाँ पे ज़्यादा जरूरी नहीं, बट तो शिखा आपसे बहुत कुछ जानने को मिला है एंड आपकी पूरी जर्नी भी आपने भी दोबारा लिव की होगी कि मैंने क्या फेस किया, मैंने क्या चीज़ें, आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। तो एकेडमिक्स मैंने आपसे सारा मतलब पूरी अब हम फन पार्ट पे आते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी और मुझे पूरा भरोसा है मुझे रैपिडली ही आंसर देने वाले हो। तो मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी शिखा एंड उसका आप जल्दी से आंसर दीजिएगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके मतलब फन क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सोशल मीडिया ऐप यू यूज द मोस्ट? वैसे तो एग्जाम के टाइम पे कोई नहीं करती थी, बट अभी आई स्टार्टेड यूजिंग व्हाट्सएप भी करती हूँ बस। ओके एंड व्हाट आर योर हॉबीज? जर्नलिंग और क्राफ्टिंग, दीज आर। ग्रेट एंड व्हाट इज योर फेवरेट फूड? सब चलता है मुझे तो। मीन्स यू आर अ फूडी पर्सन। ओके ग्रेट। सो डू यू लाइक स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट फूड? स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे। ओके नाइस। डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? इफ यस, टेल व्हिच वन इज योर फेवरेट? प्रिपरेशन ने ये हैबिट छोड़ दी है। अब नहीं अच्छी लगती। ओके, तो वेब सीरीज पे आ गए हो या फिर बिल्कुल भी बंद है? एकदम ही अभी बंद हो गया। अच्छी बात है। तो अब न्यूज़पेपर में आ चुके होगे आप। ओके व्हाट्स वन प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व इन द वर्ल्ड? इट इज अबाउट, बहुत हैं वैसे तो, बट दिस वन थिंग अबाउट मेंटल हेल्थ है ना। लाइक एक टाइम आया था व्हेन इट वाज लाइक कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये तो होना ही होना है, ऐसे अब एक मेंटल पीस, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। सब बाहर से एवरीबडी इज हैप्पी, अंदर से एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। सो इफ आई कुड बी ऑफ सम हेल्प है ना, हमें वन मस्ट बी ऑफ हेल्प, चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प हो, बीइंग नाइस टू समबडी, please do it, whatever it is, please do it, है ना। You never know, a smile can make someone's day. Right. मेरे साथ भी हुआ है, and I think I try to do this to other people also. So this is what I want to. Great. You आपने बहुत सही पॉइंट रखा कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट को उसमें, मतलब हर व्यक्ति को, चाहे स्टूडेंट ना हो, हर किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, और उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सा हैम्पर है। एंड अब आप बहुत सारी चॉकलेट्स खाइएगा, वेट गेन कीजिएगा, ताकि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। आई होप आपको ये पसंद आएगा। आई होप शिखा आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पे आके। आपका कैसा था एक्सपीरियंस यहाँ पे? बहुत ग्रेट था। ग्रेट। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जान के। तो मैं चाहूँगी कि आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, जो आज आप जहाँ पे हैं वो भी इस पोजीशन में पहुँचना चाहते हैं एंड दे आर स्टडीइंग वेरी हार्ड, तो आप उनको कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। वी एस्पिरेंट्स हम एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ ही रहे होते हैं, बट देयर इज़ दिस वन स्ट्रगल जो हमारे अंदर चलता रहता है, दैट फियर कि कभी कुछ होगा भी या नहीं होगा, है ना। वेदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जब भी है, जस्ट कीप पुशिंग योर सेल्फ, जस्ट try and do it, है ना। and never be afraid of changing your plans. हमेशा आप प्लान चेंज कर सकते हैं, there is always time, but it's never too late to be mended. ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जाम में नहीं पास हो तो आप फेल हो गए, you learn a lot in life, ठीक है। so just all the best for future सबको भी। सो गाइज, दिस वाज शिखा सिंह, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है, और आई होप आप बहुत इंस्पायर हुए होंगे उनकी जर्नी से। आपको काफ़ी इंसाइट मिला होगा, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को एकदम बहुत सिंपल ट्रैक में रखना है, डायनामिक भी होना है, एंड कैसे हम जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो गाइज, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत अमेजिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे, अमेजिंग टॉपर्स लेकर आते रहेंगे, जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, and let's crack it.